उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ी त्रासदी देखने को मिल रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्यों हुई है ये मौसमी त्रासदी, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सफ़ी रिजवी साहब हैं, जो NDMA के एडवाइज़र हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि किस वजह से ये इतना बड़ा क्लाइमेट ट्रेजेडी हुआ है, और कहा जा रहा है कि बारिश ज़्यादा नहीं हो रही थी उस वक्त उस इलाके में उत्तरकाशी के, तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ और काफ़ी ज़्यादा तबाही इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? तो देखिए, पहाड़ों में, चाहे वो हिमालयाज़ में हो, चाहे आल्प्स में हो, चाहे कहीं भी हो दुनिया में, तो एक वजह से डिज़ास्टर नहीं होता है। डिज़ास्टर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश हो, एक साथ हो, और जब 10-12 दिन तक अगर थोड़ी थोड़ी भी बारिश होती चली जाती है, तो वो जो सॉइल होती है उसमें वो पानी और उसका मॉइस्चर जमा होता चला जाता है, तो वो लूजन होती चली जाती है। तो जैसे जैसे लूजन होती चली जाती है, तो उसका ऑप्टिमल मास ऑफ स्टेइंग टुगेदर वहीं पर वो ख़त्म होता चला जाता है। तो हुआ ये, अभी 2-3 इसमें लोग कारण बता रहे हैं। अभी हम लोग के जो साइंटिस्ट हैं, IMD के साइंटिस्ट हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, और भी कई एजेंसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, और प्राइवेट एजेंसीज़ में भी जितने लोग हैं उन लोग से भी हम लोग बात करते हैं। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अभी जो सेंस है वो ये है कि बारिश थी, बहुत दिन तक होती रही कंटिन्यूसली। दूसरी चीज़ जो आ रही है, एक न्यूज़, कुछ सैटेलाइट इमेजरी हमको देखने को मिली है, कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया है, और ऑथेंटिकेटेड सैटेलाइट इमेजरी है। उसमें ये आया है कि जो एक ग्लेशियर है 6700 मीटर पे धराली के ऊपर, वो उस ग्लेशियर का जो स्नाउट है, यानी कि जो उसकी नोज़ है, जो मेन एरिया जो मेल्ट हो रहा है, हर ग्लेशियर का एरिया मेल्ट होता है, लेकिन उसको स्नाउट कहते हैं, जो एंड ऑफ द ग्लेशियर है, वो स्नाउट का पोर्शन गिर गया था अराउंड अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले वो गिर गया था टूट के। अब वो बड़ा स्नाउट था। आज पहाड़ों में अगर हम लोग टीवी वगैरह में देखें तो लगता है कि अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई स्नाउट गिरता है तो वो बहुत बड़े एरिया में गिरता है। तो वो गिर के वहाँ पे कंटेन हो गया, उसके साथ पूरी डेबरी होती है, सॉइल होती है, पानी होता है, सब कुछ होता है, स्लश टाइप होता है। तो वो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका था। अब वो लैंडस्लाइड कब नीचे आएगा आप नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अगर बारिश नहीं हो रही होती तो नहीं आता, वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता अगले 2-3 साल में, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन अगर बारिश कई दिन तक होती रहेगी, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, तो वो सॉइल थोड़ा लूजन रहेगी, और वो लूजन होके सडनली कल वो सारी आ गई पूरी खीरगंगा में, और पूरे रास्ते में बह गई। दूसरी चीज़ क्या है कि 6700 मीटर से धराली तक ग्रेडियंट बहुत स्टीप है। तो जो आपने वीडियोस में देखा होगा जी, जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है। तो वो स्लोप चाहे ऐसे ऐसे हो, चाहे सीधा हो, चाहे जैसा हो, उसमें बहुत स्पीड पकड़ लिया। वो जो उसको कहते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडस्लाइड। तो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडस्लाइड के साथ पानी भी आता गया, खीरगंगा में पानी भी था, ऊपर से ये सॉइल भी आई, थोड़ा सा ग्लेशियर का मेल्टेड पार्ट भी आया, तो वो सब काफ़ी वॉल्यूम में था। वो वॉल्यूम में स्पीड पकड़ता गया, क्योंकि हाइट बहुत थी, रास्ते में कोई रुकावट तो थी नहीं, क्लीन बहता 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 धराली पे आके वहाँ पे ग्रेडियंट कम हुआ, तो और वहाँ पे थोड़ा सा उसको रुकावट मिली, तो फिर वो वहाँ पे रुका। तो मेन अफेक्ट धराली पे हुआ है। उसके रेस्क्यू ऑपरेशंस, NDRF, SDRF, स्टेट गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस एजेंसीज, आर्मी, सब लोग गए, उन लोगों ने काफ़ी मदद की, आप लोग के टीवी में दिखाया गया है। तो ये कॉज, एग्जैक्ट क्या कॉज है वो अभी थोड़ा समय लगेगा। NDMA, NIDM और भी लोकल साइंटिस्ट, हम लोग वहाँ जाके उसको देखेंगे। सब मैप में दिखा सकते हैं कि ये कौन सा एग्जैक्ट एरिया आप बता रहे हैं जहाँ पर वो पहाड़ का स्नाउट जो था वो टूट गया था? तो ये है, अब ये तो खैर आपको इंडिया में कहाँ पर और ये स्टेट में कहाँ पर, ये कहाँ पर, तो धराली के ऊपर जो एरिया है वो वाला जो सैटेलाइट इमेजरी है वो हम इसलिए अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो हम लोग की गवर्नमेंट एजेंसी की अभी नहीं है। जब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सैटेलाइट इमेजरी आएगी तो वो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लोगों ने दिखाई है आपको मिल जाएगा, एक दो साइंटिस्ट ने दिखाई है, वो सही इमेजरी है। उसमें दिखाता है कि ये जैसे स्नाउट है यहाँ पर, इसके ऊपर 6700 मीटर्स पे वो यहाँ पे टूट के गिरा हुआ है, और कुछ हफ्तों बाद वो फिर नीचे स्लाइड।
तो सर आईएमडी की तरफ से इनिशियली कहा गया कि क्योंकि हरसिल में भी 9 mm तक की बारिश हुई है, बहुत कम 6 mm तक बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो आप कह रहे हैं लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश होने से ये हुआ है। यस, सो सी वो चीज़ अगेन आई कैन नॉट से कि ऐसे ही वजह से हुआ है, लेकिन एक चीज़ होती है क्लाउड बर्स्ट का डेफिनेशन नॉर्मल हम लोग को नहीं मालूम होता है। डेफिनेशन है कि जब 1 घंटे में 100 mm बारिश होगी तब उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर 99 होगी तो क्लाउड बर्स्ट हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो है क्लाउड बर्स्ट ही, लेकिन हमारा डेफिनेशन है कि हम 100 mm के ऊपर ही बोलते हैं। तो ये अगर 10 mm बारिश हुई कल, परसों हुई 10 mm, उससे पहले 20 mm, 30 mm, ऐसे बढ़ते 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 सारा पानी अक्यूमुलेट होता गया ना, वो लैंडस्लाइड जो ऊपर हुआ था, तो वो सारा फिर एक साथ लूजन अप होके आया। तो वायनाड में क्या हुआ था साल भर पहले, वायनाड में इसी महीने की बात, जुलाई की बात है, तो वायनाड में 2 दिन लगातार 300 mm बारिश हुई पहाड़ों पे। तो वो जो बारिश थी वो 600 mm अक्यूमुलेट होते होते सॉइल को बहुत उसने पोरस कर दिया। सॉइल क्लेई होती है, सिल्टी होती है, 3 तरह की सॉइल्स होती हैं, तो वो सॉइल उतना पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो सब फिर क्रैश करके नीचे आ गया और इतना डैमेज हुआ था। तो अब आपने एक पॉइंट मेंशन किया जिसमें ये क्वेश्चन हर आदमी के दिमाग में उठता है कि आप इसकी अर्ली वार्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकली करना चाहिए, लेकिन हिमालयाज़ बहुत बड़ी जगह है और ये प्रॉब्लम हम लोग की सिर्फ यहाँ नहीं है, अप टू सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह है। तो JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, तो इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोग बढ़ाएं। IMD के पास एक मिशन मौसम है, उसमें वो अपने मॉनिटरिंग स्टेशंस बढ़ाने वाले हैं। हम लोग NDMA में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के पास 15 फाइनेंस कमीशन ने फंड्स दिए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर पॉकेट्स बताई हैं, सारी डिटेल्स हम आपको नहीं बता रहे हैं अभी। उसमें एक पॉकेट है मिटिगेशन मतलब रिस्क रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन में काफ़ी मात्रा में फंड्स हैं जो 70% स्टेट्स को चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं। तो NDMA उसमें प्लान्स बनाता है, तो हमने एक लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्लान बनाया है और एक ग्लेशियल लेक मिटिगेशन प्लान बनाया है। ये दोनों प्लान हमारे अप्रूव हो गए। लैंडस्लाइड वाला अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, ग्लेशियर लेक लास्ट ईयर हो गया था। तो इसमें क्या है, हम ग्लेशियर लेक का आपको बता देते हैं। तो कई जगह पेपर्स में लिखा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है ये, तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं है, हो सकता है ये ग्लेशियर ब्रेक ऑफ है। तो ग्लेशियर के नीचे लेक होनी चाहिए, तभी तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बनेगा, ग्लॉफ। तो ये लेक का अभी एविडेंस सामने दिखा नहीं है, हो सकता है लेक रही हो, हो सकता है लेक रही हो, लेकिन अभी क्लियर एविडेंस हमने नहीं देखा है कि ये ग्लेशियर लेक थी, लेकिन ग्लेशियर ज़रूर था। तो वेदर इट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर और फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक वील नो इन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो ऑल द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, जेन्युइनली सब काम कर रहे हैं इस पर। तो ग्लेशियर लेक का क्या है कि हिंदुस्तान में 7,500 ग्लेशियर लेक हैं, आप सोचिए। तो पूरे ये 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इनमें 7,500 ऐसी हैं जो 0.25 हेक्टेयर से बड़ी हैं। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, जो इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जहाँ से हम लोग के सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स चलते हैं, उन्होंने मैप आउट किया हुआ है। 2023 का एटलस है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इस एटलस में हम लोग के सामने ये टारगेट थी कि जब हम मिटिगेशन करें तो हम क्या करें, 7,500 तो कर नहीं सकते एक साथ। तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलो पता किया जाए कि इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढूंढते ढूंढते सारी एजेंसी से बात की, इंटरनेशनल में कई लोगों ने काम किया लेक्स पे पिछले 10-15 सालों में। उन सब का हम लोगों ने जितनी लर्निंग थी इकट्ठा करके हम लोगों ने एक 195 की लिस्ट बनाई जो हमारी हाई रिस्क लेक्स हैं। हाई रिस्क मतलब ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, या उनके ऊपर ऐसा एक ग्लेशियर है जो बिल्कुल हैंगिंग टाइप का है, जो अगर मेल्टिंग होगी तो फिर गिरेगा तो पानी में छपाक होगा और पानी बाहर निकलेगा। तो ग्लेशियर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी जो लेक होती है, उनका मोरेन डैम जो होता है, उसको मोरेन डैम कहते हैं, वो बहुत ही वीक होता है। वो यही सॉइल का बना होता है, उसके अंदर रॉक्स नहीं होते हैं, और उसके नीचे अगर ग्लेशियर्डेड आइस है तो ग्लेशियर्डेड आइस अगर मेल्ट करेगी तो ये डैम भी टूट जाएगा। और पानी अगर बढ़ता चला जा रहा है उसका, तो यू कैन इमेजिन कि उसका क्रिटिकल मास जिस दिन टूटेगा तो वो तो पूरा फट ही जाएगी। तो सिक्किम में 2023 4 अक्टूबर को जो हुआ था, 3 अक्टूबर को, वो यही हुआ था
कि एक 167 हेक्टेयर्स की लेक थी, आप मानिए जितना लंबा लोधी रोड है उतनी लंबी लेक थी, वो फटी। तो वो जब फटी तो उससे फिर सिक्किम में जो तबाही हुई वो हुई। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमने ये 195 की हैं। 195 4 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड हैं। सबके हिस्से में करीब किसी के 30 आ रही हैं, किसी के 20, किसी की 40। तो सबके स्टेट्स को हम लोग ने एक साथ हम लोग लाए और हम लोग ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, कमिटी ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, कोडर उसको कहते हैं, CODRR। तो कोडर में हम लोग एड नॉजियम मीटिंग्स करते हैं, सिर्फ मीटिंग्स करते हैं और कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो लास्ट ईयर ये 6 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज 40 लेक्स पे अपने एक्सपेडिशंस ले गए। दे आर द लीडर्स नाउ, वी आर नॉट लीडिंग। हम लोग अपने को डी कैप्टन कर रहे हैं। हम कैप्टन अगर हर जगह रहेंगे तो स्टेट्स अपना लीडरशिप कैसे लेंगे। तो अब स्टेट्स ने लीडरशिप ले ली है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। वो सब इन लेक्स पे ले गए। 40 वो थे 195 में जो ए कैटेगरी थे, जो हाईएस्ट रिस्क है। फिर उसके बाद बी भी है, सी भी है और डी भी है कैटेगरी के। 4 कैटेगरी बनाई 195 में। तो इस 40 में से टोटल 195 में से 13 हैं उत्तराखंड में। 13 जो हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं। रिस्क 195 में से 13 उत्तराखंड में है, उसमें से 5 उनकी हाई रिस्क हैं। ठीक है। इसी तरह सिक्किम का नंबर बड़ा है। सिक्किम में करीब 40 या 45 हैं, उसमें से उनकी 16 हाई रिस्क हैं। तो वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह हिमाचल मेहनत कर रहा है, JNK कर रहा है, लद्दाख कर रहा है, अरुणाचल भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो सर तो मोटा मोटी बात आप यही कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट है ये नहीं कह सकते हैं इस वक्त, और ग्लॉफ है यानी कि ग्लेशियर लेक आउटफ्लो जो आउटबर्स्ट है वो भी नहीं कह सकते हैं इस वक्त। क्या मैं सही समझ रही हूँ? सी क्लाउड बर्स्ट का एविडेंस आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कोई IMD का सिस्टम नहीं लगा है। तो वो हमेशा एक ऐसे जोन में रहेगा जो आज से 1 साल बाद जब रिसर्चर्स ऊपर जाके स्टडी करके देख पाएंगे और पूरी रिसर्च कर लेंगे तब पता चलेगा। सो राइट नाउ अगर हम कहेंगे कि ये क्लाउड बर्स्ट था कि ग्लेशियर था, इट्स वेरी अर्ली। तो साइंस में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बट ये आप ज़रूर कह सकते हैं, एक वर्ड बहुत अच्छी है इंग्लिश में, कैस्केडिंग डिजास्टर्स, विच मीन्स वो ग्लेशियर जो था उसका मेल्टिंग हुई क्योंकि हीट थी, तो वो एक डिज़ास्टर है। हीट इज़ अ डिज़ास्टर। हीट ने मेल्ट किया ग्लेशियर, उसका पानी, उसकी डेबरी गिरी, वो एक लैंडस्लाइड हुआ उस लेवल पे। तो हीट भी हुई, ग्लेशियर मेल्ट भी हुआ, डिज़ास्टर, लैंडस्लाइड भी हुआ, फिर उसमें प्रेसिपिटेशन भी हुआ, क्लाउड बर्स्ट, रेन, जो भी आप कहना चाहें, रेन हुआ। फिर वो चारों चीज़ें मिल के जब वो क्रिटिकल मास उसका क्रॉस हुआ तो सब आए, तो एक फ्लड टाइप हुआ और फिर डैमेज हुआ। तो सर इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम कह सकते हैं? तो इसमें कि वो जो ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग का देखिए रोल है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या रोल है? 2 चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग में होती हैं क्लाइमेट चेंज में, एक होती है हीट, एक होती है रेन। 2 ही चीज़ें होती हैं। अब हीट और रेन का दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और जितनी हीट होगी उतने ही क्लाउड्स आपके और आएंगे, उतने ही अट्रैक्ट होंगे। हीट कम होगी तो क्लाउड्स कम आएंगे, तो रेन कम होगी। इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी रिलेटेड। लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और हीटिंग हो रही है क्योंकि 23 और 24 के जो 2 साल से दे वर द हॉटेस्ट ईयर्स ऑन अर्थ। तो वी शुड नेवर फॉरगेट। लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि सारे ग्लेशियर जितना मेल्ट हो रहे थे उससे ज़्यादा नहीं मेल्ट हो रहे हैं। 2013 से तो हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसी तरीके की त्रासदियां बढ़ गई हैं। चाहे आप पिछले साल जोशीमठ का देख लीजिए, लैंड सिंकिंग देख लीजिए, या फिर ग्लेशियर ये जो अभी फ्लो हुआ है ये देख लीजिए, या फिर 2013 की त्रासदी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इसका एक स्टॉपेज जो है, इसके अगेंस्ट जो मिटिगेशन आप एक्शंस कहते हैं वो लेने भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग मिटिगेशन प्रोग्राम्स करने में लगे हुए हैं। पहले हम लोग क्या मिटिगेशन प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तो इंडिया में जो 15th फाइनेंस कमीशन ने मिटिगेशन फंड्स बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कई कंट्रीज़ में नहीं है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने मिटिगेशन फंड बनाया है। और आप मानिए नंबर्स बहुत बड़े हैं, 45,000 करोड़ 5 साल में। उसमें से 30,000 स्टेट्स को डायरेक्टली जाते हैं ओवर 5 ईयर्स, 6-6 हज़ार, और 13-14 हज़ार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDMA के थ्रू हर साल खर्च करती है।
तो ये मनी जो मिटिगेशन में डाला गया है, ये पहली बार डाला गया है. इट इज़ फॉर प्रिवेंशन एंड रिड्यूसिंग रिस्क. लेकिन जो क्लाइमेट चेंज, जो हिमालयाज़ की मतलब दे आर जाइगेंटिक, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. इसकी वजह से पानी मिलता है हमको. अगर यमुनोत्री गंगोत्री मेल्ट ना हो रहे थे ग्लेशियर, हमको पानी कहाँ से मिलता? तो ये साल से मेल्ट हो रहे हैं. तो मेल्ट होना बुरी बात नहीं है. सर लेकिन उत्तराखंड में स्पेसिफिकली जिस तरीके की मिटिगेशन सरकार कर रही है लगातार, उसकी स्पीड से कंस्ट्रक्शन की स्पीड ज़्यादा है. क्या आप अग्री करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, घर बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, इस कारण से जो डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन है उसकी स्पीड कम हो जाती है. मैम, ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और इसका बेस्ट एनालिसिस है अगर आप केस टू केस चलें. केस टू केस. इफ़ यू से ओवरऑल कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं चलता है. आप इस केस में देखिए, आप हमें बताइए कि जो ये टाउन था धराली, इसके ऊपर कहाँ पर सेटलमेंट था? तो जो लोग लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि कंस्ट्रक्शन और ऐसे वैसे, तो ऊपर कहाँ कंस्ट्रक्शन था? जो ग्लेशियर का स्नाउट टूटा वो कंस्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं टूटा. वहाँ कोई एक्सपेडिशन तो गया नहीं था. तो इफ़ यू लुक केस बाय केस, आप हर चीज़ में डिफरेंट आंसर पाएंगे. तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनडीएमए में हम लोग हर चीज़ केस बाय केस देखते हैं. और बड़ा आसान होता है कि अगर मान लीजिए हमें 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें और उसमें हम एंटी कंस्ट्रक्शन है तो हम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लिख डालें, और अगर हम प्रो ग्रीन है तो हम प्रो ग्रीन लिख डालें. बट बैलेंस चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. अगर आप फिर आप ये अगर सोचने लगें कि हर तरह का लैंडस्लाइड हम प्रिवेंट कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है. तो कम्युनिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी वहाँ रहता है, अब जैसे आपने देखा होगा, सबने देखा कि ऐसे आया सारा लैंडस्लाइड, तो जो घर यहाँ पे नीचे बने हुए हैं, क्या वो अगर आप 150 साल पहले जाएं, जैसे डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर पढ़ें उत्तरकाशी का, तो धराली टाउन अगर उस टाइम एग्जिस्ट करता था तो वहाँ पे हटमेंट्स रहे होंगे, सेटलमेंट्स रहे होंगे. वो ज़रूर थोड़ा ऊंचाई पे रहे होंगे, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ रहती हैं गाँव में, पहाड़ों में, उनकी एक मेमोरी होती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है, उनका एक कल्चर होता है. वो सब डिराइव्ड है फ्रॉम डिज़ास्टर्स दैट मे हैव हैपेंड इन द पास्ट. तो वो हिस्ट्री को जानते हुए उनके विलेज एंडर्स ने बोला होगा कि आप इस लेवल के ऊपर बनाइए अगर आप अपनी घर झोपड़ी जो भी बना रहे हैं. तो इट इज़ पॉसिबल कि लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना. ओवर द ईयर्स बढ़ाते बढ़ाते उसको नीचे लेते चले गए. लेकिन अगर वो फिर उसमें एक पहलू एक और आता है कि एक तो ये है कि आप जानते हैं कि रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और उसी में आप जाके घर बनाएंगे, तब तो डेंजरस है, नहीं करना चाहिए आपको. और कितना गवर्नमेंट उसको पुश करेगी? छोटे छोटे शहरों में गवर्नमेंट हर जगह तो अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा. वो रिवर का पाथ भी है. पाथ हो सकता है. अगर आप उसमें बना रहे हैं तो फिर यू आर मेकिंग अ सीरियस मिस्टेक. सपोज आप उसकी अलग बना रहे हैं और क्लाइमेट चेंज और चेंजिंग सिस्टम्स की वजह से नेचर इज़ नॉट कांस्टेंट. तो जैसे इसमें आपने देखा पानी आया, इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दोज बिल्डिंग्स. वो पाथ बिल्कुल नहीं देखने से लगता है कि ये ओरिजिनल पाथ रहा हो 200 साल पहले का भी. इट इज़ न्यू. तो अगर क्लाइमेट चेंज और चेंजिंग सिस्टम्स की वजह से नए पाथ खुल रहे हैं, तो देर इज़ वेरी वेरी लिटिल यू कैन डू एक्सेप्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट. हमारा लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोग्राम, ग्लेशियल मिटिगेशन, हर चीज़ में हम लोग अर्ली वार्निंग डालते हैं. अबाउट 10 to 20% ऑफ फंड्स वी सेव फॉर अर्ली वार्निंग. अबाउट 10% फंड्स वी हम लोग सेव करते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, कि कम्युनिटीज़ को समझाया जाए कि भाई आप ऐसे ना करिए. तो है, मेहनत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गैप है. प्राइवेट सेक्टर यहाँ हम लोग का जितना है, जितने भी कंपनीज आती हैं वो सब प्लेन्स में काम करती हैं. सब दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई और कलकत्ते के पास काम करती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ, रांची के पास काम कर रही हुई. पहाड़ों में बहुत कम लोग काम करते हैं. तो हमें साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर और जो ये इतने बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट वाले फाउंडेशंस होते हैं, इंडियन फाउंडेशंस, इनको भी फोकस अपना शिफ्ट करना चाहिए हिमालयाज़ पे, क्योंकि हमारी हिमालयाज़ इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न. हमारा वाटर सारा यहीं से आ रहा है. आवर लाइफ कम्स फ्रॉम द हिमालयाज़. तो अगर हम सारा अपनी लाइफ यहाँ से आ रही है, उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, एंड पूरे हमारी कम्युनिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सब एक साथ आके नहीं जुड़ेंगे, उधर फोकस नहीं करेंगे, तो हम लोग थोड़ा डिले हो जाएंगे अपने को बचाने में.
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी एनडीएमए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये क्लाउड बर्स्ट है या नहीं है, या फिर कोई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है या नहीं है, इस पर और रिसर्च करके पता चलेगा। लेकिन त्रासदी तो हुई है उत्तरकाशी में और काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। साथ ही साथ एनडीएमए की तरफ से, सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मनीष बिदूड़ी के साथ मिलन शर्मा, आज तक।